देयर आर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। सो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जैसे जैसे बोला जा रहा है, जैसे जैसे क्लास चल रहा है, दिस इज योर 5th क्लास फॉर लर्निंग असेसमेंट पेपर, सो वेलकम। एंड उसके बाद यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन है इस पीडीएफ में जो आज आपको सेंड किया गया है आपके ग्रुप में। व्हाट इज असेसमेंट, एक क्वेश्चन, वो तो हम पहले ही लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट डे कर चुके थे, बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसका रोल, उसका स्टेप्स, उसके इम्पोर्टेंस, उसके मेरिट्स, उसके डिमेरिट्स। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट को हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। अनदर लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सबमेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट का रोल, प्रिंसिपल, कैरेक्टर, स्टेप्स, मेरिट, डिमेरिट्स, यहाँ तक का पॉइंट है। तो इसको लिखना कैसा है, मैं एक छोटा सा हिंट देती हूँ, क्योंकि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे, वीडियो देख रहे, तो उनको भी पता चले। देखो, पहला जो भी क्वेश्चन आए आपको स्टार्टिंग में अगर असेसमेंट से करना है। अगर क्वेश्चन आया कि राइट अबाउट सबमेटिव इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन हाईलाइट हुआ तो आप इवैल्यूएशन का इंट्रो देंगे, मीनिंग देंगे, डेफिनेशन देंगे, कैरेक्टर देंगे। अगर डायरेक्ट असेसमेंट मेंशन है, बार बार असेसमेंट ही आता है, इवैल्यूएशन नहीं आता है, असेसमेंट आता है, तो उस बेसिस पे आपका पॉइंट यहाँ पे रहेगा व्हाट इज असेसमेंट। देखो गिन के पूरा मैं काउंट करके दे रही हूँ, 5 लाइन, पूरा 5 लाइन बोला गया। इंट्रोडक्शन आपको 4 to 5 लाइन्स होगा। वो डेफिनेशन देखो, इस बार डेफिनेशन सिंपल एक डेफिनेशन दिया गया। एक डेफिनेशन आपके जैसे देखो AFT, NCME, NEA एंड 1990 पॉइंट से, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने ये आपको डेफिनेशन दिया है, उनके हिसाब से ये डेफिनेशंस का पॉइंट दिए गए हैं। असेसमेंट शुड बी, क्या क्या हो सकता है, छोटे छोटे पॉइंट्स पूरे बनाए गए हैं। और गैदर्स इंफॉर्मेशन टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट भी आपको लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखो टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यहां तक दोनों के लिए आपका सेम रहेगा। ठीक है, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, यहाँ तक दोनों के लिए आपका सेम रहेगा, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, यहाँ लिख दिया, यहाँ तक कंप्लीट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर भी आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के पॉइंट्स देने पड़ेंगे, सबमेटिव के पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे पहला पार्ट में। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसी को आप हाईलाइट करोगे। तो फॉर्मेटिव में आपको वैसे 4 लाइन दिया गया, सबमेटिव में भी आपको 4 लाइन दिया गया, और ये रहा आपका कंपैरिजन सीट। ठीक है, फॉर्मेटिव में क्या अलग है, सबमेटिव में क्या अलग है, हो गया। अगर बाई चांस इवैल्यूएशन के अंडर पे पूछा गया, इसलिए इवैल्यूएशन का भी पॉइंट दे दिया गया, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं उसी पॉइंट को ही दिया गया है, उसका डेफिनेशन, उसका भी स्कोप दे दिया गया। मेजरमेंट वगैरह मत देना, बाई चांस अगर मेजरमेंट आपको पूछा जाए तभी दो, वरना मत दो। ठीक है, मैंने एक जगह रख दिया आपके लिए, और पर्पस भी इसका दे दिया, कहाँ कहाँ यूज होता है वो बेसिस भी दे दिया है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, देखो मैंने बोला था ना इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी ये पॉइंट्स आते, देखो बेस्ड ऑन टाइम, सबमेटिव, फॉर्मेटिव। अगर बेस्ड ऑन मैनर होता जिसके बेसिस पे हम किसी को परफॉर्मेंस वाइज जज करते हैं, तो वो क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस्ड होता। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सबमेटिव के कुछ पॉइंट्स। सबमेटिव जो वर्ड है ये आपके कोई भी बुक में गिवन नहीं है, किसने दिया है। सो देखो सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव दोनों ही वर्ड, यहाँ पे पर्सन का नाम है एम स्क्रीवेन, एम स्क्रीवेन इन 1967। थोड़ा सा देख लेना, इन एंड 1967 ना स्पेसिंग नहीं रहा, मैं गलती से टाइप कर चुकी हूँ, बट स्पेसिंग फिर पता चला स्पेसिंग नहीं है, स्पेसिंग देख लेना। फिर सबमेटिव इवैल्यूएशन के पॉइंट्स, फिर सबमेटिव इवैल्यूएशन का एक डायग्राम दिया गया। सबमेटिव का मतलब होता है अप जाना, ऊपर, एंड फॉर्मेटिव का मतलब होता है वर्टिकली जाना, वर्टिकल डायमेंशन पे जाएंगे। बट वर्टिकली कौन से वे में जाएंगे ना, 1 साल के बाद दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ऐसे जाएंगे। ठीक है, बट सबमेटिव का मतलब होता है पहले ही साल में मैंने कितना अचीव किया, दूसरे साल में मैंने फिर से कितना अचीव किया, और ये कंपैरिजन के बेसिस पे नहीं, हर साल का इंडिविजुअली जजमेंट होता है। बट फॉर्मेटिव बोलता है कि हर साल थोड़ा थोड़ा करके हम कितना बढ़ रहे हैं। डायग्रामेटिक, आज के पॉइंट के अकॉर्डिंग असेसमेंट का मतलब क्या है सारा दिया गया है,
लिखना चाहो तो हाईलाइट जो पॉइंट्स हैं ज़्यादा पढ़ के जाना, एग्जाम्पल के साथ समझाया गया। हर एक चीज़ में आपको एग्जाम्पल चाहिए होता है, सो एग्जाम्पल दिया जा रहा है ताकि आप समझ सको। देखो सारे में दिया है, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है उसका एग्जाम्पल दिया, इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या है उसका एग्जाम्पल दिया, मल्टीपल मैथड्स बोले गए हैं, सो ये मल्टीपल मैथड्स में भी यूज़ होता है, सबका एग्जाम्पल दिया गया है कैसे हम यूज़ करते हैं। टीचिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, तो ये पॉइंट तो आप जानते हो, बस डायग्रामेटिक दिया गया है, छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखे गए हैं, तो इस पॉइंट को पूरा ही सेपरेट रखना, लिखना नहीं है, बस माइंड में रखो, अगर ऐड होता है तभी लिखना है। इसके बाद आपका मेन पार्ट स्टार्ट होगा, कंप्लीट होने तो यहाँ पे हाँ, डायग्नोस्टिक असेसमेंट मत लिखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर हम लोग ऑलरेडी 2 से 3 पेज लिख चुके हैं। एक तो असेसमेंट का पार्ट लिखे थे, फिर हमने डायग्राम दिया फॉर्मेटिव का लिखने के बाद, फिर सबमिटिव का दिया, उसका डायग्राम दिया, उसके बाद हम फॉर्मेटिव का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेटिव का इंट्रो, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट को कहाँ यूज़ करते हैं, उसके यूजेस, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे नेक्स्ट 2 से 3 पेज, 6 पेज का पूरे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं। सबमिटिव असेसमेंट का वैसे ही, इसका इंट्रो, कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉबैक्स और उसके उसके भी 2 डिस्टिंक्ट असेसमेंट मेथड हम बोलते हैं, बट ये सबमिटिव के अंदर ही आता है। कल जो पढ़ा था ना वो दोनों भी सबमिटिव के अंदर आता है, नॉर्मेटिव एंड क्राइटेरियन, जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट था और क्राइटेरियन था वो भी आपका सबमिटिव का पार्ट है। और लास्ट में लिख देना यूजेस, जैसे देखो एट ए टाइम दिया गया, प्लेसमेंट असेसमेंट क्यों करते एक लाइन, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक लाइन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक लाइन, सबमिटिव असेसमेंट एक लाइन। ये पोर्शन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टार्ट करते एक एक करके। सो ऑलरेडी व्हाट इज असेसमेंट मैं पढ़ा चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ फटाफट से। ये जो वर्ड एसेस का मतलब क्या था, ये लैटिन वर्ड से आया है, एसिडेयर इसका वर्ड है, लैटिन वर्ड। और टू सीट विथ, उस चीज़ के साथ बैठना, मतलब उस चीज़ के बेसिस पे, आधार पे करना, ओके। असेसमेंट पे देखो, सपोज टू सीट विथ द लर्नर्स, किसके साथ बैठोगे, लर्नर के साथ। दिस इम्प्लाइज इट इज समथिंग वी डू विथ और फॉर, किसी चीज़ के लिए करना और किसी चीज़ के साथ करना, नॉट टू स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए नहीं करना। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, यही सेम लाइन हमारे नोट्स में भी था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर फोकस करते हैं क्लास के लिए, वर्कशॉप में, ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ लर्नर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है। तो ये डेफिनेशन आप कोई एक जगह का दे दो तो भी चलेगा, जैसे कि असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग। यूजुअली असेसमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी का नॉलेज को जांचते हैं और स्किल जांचते हैं, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये 4 वर्ड्स को हाईलाइट क्यों किया गया है, आपके एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन जब एमसीक्यूज आते हैं ना ओस्टेट वगैरह में, तो आपको दे दिया जाएगा एक साथ 4 वर्ड्स, फिर 4 वर्ड्स का ग्रुप, और बोला जाएगा कि ये 4 वर्ड्स कौन से मतलब टेस्ट में और कौन से टाइप ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मेजरिंग पॉइंट्स पे आता है, दैट इज़ वो असेसमेंट में आएगा और इवैल्यूएशन में आएगा, मतलब नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, बिलीव, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट पे क्या किया गया है, डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट यहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर वे से मैंने डेफिनेशन नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर के बेसिस पे ही मैंने डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को पहले पढ़ाया है, वहाँ से ही आप लिख लेना, पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कैरेक्टर के ओरिएंटेड है कि असेसमेंट इज ए डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ तक भी अगर आप देख लो एक पॉइंट है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कैसे हम संचित करें, संचय करें, रखें, जमा करें। इससे क्या जानेंगे, टू गिव फीडबैक टू स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स को फीडबैक दे सकेंगे, एजुकेशनल पॉइंट में डिसीजन ले सकेंगे, बच्चों का प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इसको जज कर सके इफ़ेक्टिवली, और उसको क्या चाहिए, करिकुलर एडिक्वेसी और कुछ पॉलिसी, इसके बेसिस पे। असेसमेंट इज ए फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी, फैक्ट फाइंडिंग मतलब क्या सुविधा है, क्या सुविधाएं हैं, और किससे आगे जाए, किससे आगे ना जाए, और
क्या बच्चों में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी। सो ये प्रोसेस है, पर्टिकुलर टाइम के साथ ये चलता है। इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट, देखो इसलिए मेजरमेंट का थोड़ा सा दिया गया है क्योंकि मेजरमेंट के आधार पे ही आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। हो गया। असेसमेंट इन एजुकेशन ये क्या काम करता है ये भी लिखो। 4 पॉइंट्स हैं। गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, यूजिंग। गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, यूजिंग। नाम से आया गिरू, गिरू गिरू, गिरू। गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, यूजिंग। ये 4 वर्ड किससे जुड़ा है? इंफॉर्मेशन गैदर करना है, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, इंफॉर्मेशन को यूज करना है, जो कि बच्चों के अकॉर्डिंग होगा और उनके एजुकेशनल टास्क के लिए होगा। करेक्ट। असेसमेंट शुड, असेसमेंट क्या हो सकता है? रिलेट टू रेगुलर परफॉर्मेंस। देखो असेसमेंट अगर रेगुलर परफॉर्मेंस के बेसिस हुआ तो ये फॉर्मेटिव है या सबमिटिव, जल्दी बताना। फॉर्मेटिव और सबमिटिव? फॉर्मेटिव, वेरी गुड। देखो इसलिए रेगुलर परफॉर्मेंस के साथ भी जुड़ा हुआ है। गैदर फ्रॉम इंटरडिसिप्लिनरी सोर्सेस। इंटरडिसिप्लिनरी समझते हैं? डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट्स, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे इंटरडिसिप्लिन मतलब मेनी सब्जेक्ट्स लिंक्ड विथ ईच अदर। उससे ये सोर्स कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, गैदर करता है इंफॉर्मेशंस को एंड यूज करता है। कंसीडर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, स्टूडेंट्स के लाइफ का जो भी एस्पेक्ट्स है उसे यूज करता है। ठीक है। इसका पर्पस देखो, छोटा छोटा पूरा पॉइंट दिया है आपको, जैसे कम लिखना पड़े। हम इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करेंगे, मतलब गैदर इंफॉर्मेशन टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो इसके लिए क्या करें? पहले करेंगे स्क्रीनिंग, छान लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फिर उसको मॉनिटर करेंगे कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस कैसा जा रहा है, मॉनिटर। फिर बच्चों को असाइन करेंगे ग्रेड्स, फिर ग्रेड्स देंगे, मार्क्स देंगे, ग्रेड्स देंगे और मार्क्स देंगे और रैंक देंगे। ठीक है। तो ये 3 हो गया। अगर मार्क दे दिया तो ये तो इवैल्यूएशन हो जाएगा, तो हमें रैंक देना पड़ेगा, तो ये हमारा असेसमेंट रहेगा। या कौन सा इंस्ट्रक्शनल पॉइंट, मतलब मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं, या हम डिटरमाइन करेंगे एक पर्सन को इफेक्टिव वे में कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लैरिफाइंग टीचर्स इंस्ट्रक्शनल इंटेंशंस, ये बच्चों के पॉइंट्स को क्लैरिफाई करता है कि बच्चों को नीड क्या है, उसके बेसिस पे टीचर्स को बताता है कि तुम इस इंस्ट्रक्शन के साथ जाओ, तब बच्चों का ये आइडियाज क्लियर होगा। ठीक है। इस अकॉर्डिंग असेसमेंट 2 टाइप्स का हो गया। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव, सबमेटिव। ऐसे तो आप पूरा पढ़ चुके हो, बट हमें लॉन्ग के अकॉर्डिंग पढ़ना था इसलिए रिपीट कर रही हूँ। फॉर्मेटिव क्या है? देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 2 अलग वे से लिखना है, तो नोट्स दे दिया, कैसे कैसे लिखना है वो बता दिया, एक बार फिर से सुन के लिख देना। फर्स्ट पेज कॉमन रहेगा दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अब फॉर्मेटिव लिखा, सबमिटिव लिखा, सो कहाँ तक कॉमन है वो मैं पढ़ाते जा रही हूँ, फिर बोलूँगी यहाँ से अलग करना है। द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग। गोल क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? एवरीडे प्रोग्रेस को लर्न करना, एवरीडे प्रोग्रेस को देखना, कि बच्चों को मॉनिटर करना कि कितना आगे बढ़ रहे हैं। प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, हमेशा फीडबैक चाहिए ना बच्चों को कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए, तो प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। ठीक है। ये इंस्ट्रक्टर्स को हेल्प करता है कि तुम अपना टीचिंग जो दे रहे हो उसको मॉडिफाइड करो, उसको इम्प्रूव करो, एंड स्टूडेंट्स को बोलता है तुम अपने लर्निंग को इम्प्रूव करो। वो अपना टीचिंग इम्प्रूव करेगा टीचर, एंड स्टूडेंट्स इम्प्रूव करेंगे उनका लर्निंग को। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या हेल्प करते हैं? हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई, हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई, देखो टू छूट गया, थोड़ा करेक्ट कर लेना, टू छूट गया, दोनों जगह छूट गया, दोनों जगह। टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड टारगेट देयर एरियाज दैट नीड वर्क। ठीक है। बच्चे को हेल्प करता है सेल्फ असेसमेंट के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए,
कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझो और उसी टारगेट एरिया में काम करो, ठीक है। नेक्स्ट, फैकल्टी जो हम लोग काम कर रहे हैं, सो हेल्प फैकल्टी टू रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग और एड्रेस प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। बच्चों को कौन सी जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना और उसके लिए फैकल्टी को बोला जाएगा कि प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए सॉल्यूशन दो, रिमीडी दो। सबमिटिव में क्या होता है, द गोल ऑफ सबमिटिव असेसमेंट इज टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स लर्निंग। वहाँ पे हम बच्चों के वीकनेस स्ट्रेंथ को जानते हैं, पहचानते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे हम बच्चों के लर्निंग को आइडेंटिफाई करें कि कितना बच्चा पढ़ पा रहा है एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट। कभी एक किताब ख़त्म हो गया, उसके अंत में कोई एक 3 महीने का कोर्स है उसके बाद में, या 1 महीना के बाद में, 1 साल के बाद में, जो एंड बोला जाए उसके अकॉर्डिंग कि पहले वो कैसा स्टार्ट किया था और अब वो कैसा है, तो कितने स्टैंडर्ड और बेंचमार्क में है वो जानने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया गया, मिड टर्म एग्ज़ाम, फाइनल प्रोजेक्ट, ये पेपर जब हम एग्ज़ाम में देते हैं, और सीनियर रिसाइटल जब आप किसी भी बड़े इंसान के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाते हो पूरा बुक के अकॉर्डिंग डिटेल बताने, तो वो आपको जब जज करता है तो वो भी एक फाइनल डिसीजन देने के लिए करता है, ठीक है। अब एक कंपैरिजन बहुत अच्छे से सुनो, और ये सब आपको हेल्प तो कर लेगा। एग्ज़ाम आ ही रहा है, ओस्टेड भी अभी है और टाइम नहीं है और 10 दिन के अंदर ही है, तो थोड़ा 10 दिन भी नहीं है, 8 दिन सोच लो, 8-9 दिन है। तो इसका पर्पस क्या है, क्वालिटी बोला गया। क्वालिटीज़ में ये पॉइंट्स लिखोगे, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव। यहाँ तक पूरा सेम चल रहा है दोनों के लिए, ये सबके लिए हेल्पफुल है, स्पेशली तो अभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, ओस्टेड है, ठीक है। पर्पस क्या है, डिटेक्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पहले हम ढूंढेंगे, और ये क्या देख रहे हैं, ओवरऑल अचीवमेंट आपका क्या है, मतलब आपने कितना लर्न किया, कितना सीखा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, कब होता है, कितने फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम होता है, ये ड्यूरिंग और एंड ऑफ यूनिट, कोई यूनिट ख़त्म हुआ और यूनिट चल रहा है उससे पहले भी हम जज कर सकते हैं फॉर्मेटिव के थ्रू। बट सबमिटिव इन एंड पॉइंट, सर्टिफिकेशन देना है, प्रमोशन होना है, उसी पॉइंट पे होता है। कौन से एरिया को कवर्ड करता है, देखो, फॉर्मेटिव 1 यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स को, बट आपका सबमिटिव पूरे कोर्स कंटेंट को। एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी कौन हेल्प करता है, एडवाइजरी एंड नॉट ऑलवेज फॉर परमानेंट रिकॉर्ड। ये ना बच्चों को एडवाइस करने के लिए कि तुम कहाँ पे मॉडिफाई करोगे खुद को, ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ऑलवेज परमानेंटली रिकॉर्ड रखने के लिए। अगर परमानेंट रिकॉर्ड रखना है तो हम सबमिटिव असेसमेंट करते हैं, डिसिसिव बोलते हैं उसको, और इसे हम रिकॉर्ड बना के रखते हैं। नेक्स्ट, फीडबैक टू स्टूडेंट्स, हम बच्चों को फीडबैक देते हैं, कब, फॉर्मेटिव में डन इमीडिएटली, साथ ही साथ दे देते हैं, तुम्हारा यहाँ पे गलत हो रहा है, इसको मॉडिफाई करो, उसको करो, ये फॉर्मेटिव है। अगर मैं बोलूँ इन्फॉर्म रिगार्डिंग पास और फेल, एट द एंड होता है पास हुए हो फेल हुए हो, तो ये बाद में होगा। फीडबैक टू फैकल्टी, टीचर्स को क्या देता है, टीचर्स को, तो इफ सिग्निफिकेंट नो शोज एरर देन वीकनेस इन इंस्ट्रक्शन। सो अगर मैं देखूँ ये बच्चों के अंदर जैसे वीकनेसेस ना हो या एरर्स ना हो, इसलिए टीचर्स को गाइड करता है कि आप भी ऐसे ही काम करें जैसे एरर फ्री आप करा सको, कहीं पे गलत हो तो सुधारो। वैसे ही ओवरऑल टीचर भी पास फेल होता है अगर बच्चे पास फेल होंगे तो, ठीक है। ये पॉइंट हुआ। इवालुएशन में याद रखना, अगर इवालुएशन पढ़े हो, वो पोर्शन अगर आया कि क्वेश्चन में असेसमेंट ना आके सबमिटिव असेसमेंट ना आके सबमिटिव इवालुएशन है, तो ये पोर्शन पढ़ के जाना उसके लिए। वरना यहाँ तक का पॉइंट जो लगभग आपके कॉपी में 2 से 3 पेज का आंसर बनेगा, यहाँ तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया, दोनों सबमिटिव के लिए एंड फॉर्मेटिव के लिए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चल रहा पढ़ाई, एंड फॉर्मेटिव के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इवालुएटिव और इवालुएशन आता है तो पहले पढ़ चुके हो तो उसको दे देना, उसी पॉइंट को लिखा गया है एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन जानते हो, स्कोप, जैसे कि हम जजमेंट देना चाहते हैं
किसी पॉइंट पे गाइडेंस काउंसलिंग देना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, बच्चों का एटीट्यूड, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, नॉलेज, स्किल, ये सब देखना चाहते हैं, और करिकुलम को रिवाइज कराना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, हेल्पफुल कराना चाहते हैं, तो ये यूज़फुल होता है। बस इतना पॉइंट्स इवैल्यूएशन का देख लेना, हमें डायरेक्ट जाना है आगे। ठीक है, जो चीज़ आज का क्वेश्चन नीड करता है, तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन मैनर in which one interpret the result of learner performance. तो based on time बोला गया summative and formative, based on manner criterion reference norm referenced. ठीक है, तो summative से start करते हैं हम। अब स्टार्ट हुआ इंडिविजुअली पढ़ाना, पर 2 क्वेश्चन एट ए टाइम पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मॉडिफाई करते हुए आगे चलोगे, आज ही कंप्लीट कर दूंगी इसको। ठीक है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। सो पहला पार्ट सबमिटिव से देखो क्या क्या है। एम स्क्रीवेन, पर्सन का नाम है एम स्क्रीवेन, स्क्रीवेन। सो एम स्क्रीवेन इन 1967 कॉन द टर्म, दोनों टर्म उन्होंने दिया था, सबमिटिव इवैल्यूएशन एंड सबमिटिव फॉर्मेटिव, सॉरी, सबमिटिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सबमिटिव इवैल्यूएशन कॉमनली नोन एज टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, इसको हम टाइप ऑफ इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, और इट कम्स एट द एंड ऑफ द टर्म, टर्म के एंडिंग में होता है। कोर्स और प्रोग्राम ऑफ टीचिंग, टीचिंग प्रोग्राम के एंड में होता है, कोर्सेज के एंड में होता है। एनुअल एग्जामिनेशन एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, देखो एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल क्या क्या है, एनुअल एग्जामिनेशन, ईयरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन, ये सारे एग्जामिनेशन इस टाइप के इवैल्यूएशन का पार्ट है। सबमिटिव इवैल्यूएशन इज डन एट द एंड ऑफ एनी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, कोई भी एक प्रोग्राम के अंत में होगा और ये आपका इंस्ट्रक्शंस के एंड में होगा, मतलब जैसे पढ़ा दिया उसके एंड में होगा। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम देखो, मैंने ये डायग्राम अभी क्विकली समझाया था। जैसे सोच लो कि हम लोग अभी ना ग्रेजुएशन हो गया, जैसे सोच लो 4 इयर्स का बीएससी बीएड में पढ़ रहे हैं, तो बीएससी बीएड में पढ़ रहे 4 साल का कोर्स है, 1 2 3 4। फर्स्ट ईयर में मेरा डेवलपमेंट चल रहा है क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट की थी, अगेन मुझे कहाँ तक जाना है। सेकेंड ईयर में भी मेरा डेवलपमेंट चेक किया गया, लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम। थर्ड ईयर में भी सेम, और फोर्थ ईयर में भी सेम चेक किया जा रहा है। यहाँ पे जो डायग्राम है वो रेड लाइन सारे सेम सेम दिखा रहे, बट किसी का डाउन और आगे हो सकता है, और इसी को हम सबमिटिव इवैल्यूएशन वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है, अपर जाएगा। वहाँ पे थोड़ा ना वर्टिकल नहीं होता, वो डायग्राम में गलत है, वर्टिकल से ज़्यादा वो हॉराइजेंटल होना चाहिए। ठीक है, हॉराइजेंटल होना चाहिए, वहाँ पे हम चेक करेंगे, उसको करेक्शन करेंगे। सो इट इज़ वर्टिकल डायमेंशन सीइंग वट एवर द स्टूडेंट हैज़ अचीव्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ मच ही हैज़ अचीव। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्टिकली एक बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, आगे बच्चा ऊपर की तरफ कैसा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ बच्चा कितना बढ़ रहा है, कि वो जब एडमिशन लिया था उसको कुछ नहीं पता था, बट जब वो एग्ज़ाम दिया और अच्छे मार्क्स लाया, तो दैट मीन्स वो बच्चा उस पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, ये उसका मतलब है। हेल्प टू ग्रेड, देखो सबमिटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन हेल्प क्या करता है, ग्रेडिंग के लिए, ग्रेड पाने के लिए, रैंक पाने के लिए और सिलेक्ट होने के लिए। इट हेल्प्स इन करिकुलम इवैल्यूएशन, ये करिकुलम को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं सेपरेट क्वेश्चन में, अनदर वन, सिर्फ नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, बस यहाँ पे ना इवैल्यूएशन इन हॉराइजेंटल डायरेक्शन होना था, डायमेंशन थोड़ा चेंज करना, डायग्राम थोड़ा गलत है, ऑनलाइन से सर्च किया था, नाम थोड़ा गलत दिया है, ये हॉराइजेंटल होगा। ठीक है, समांतराल चल रहा है एक सीधे सीधे पॉइंट पे, हॉराइजेंटल हॉराइजेंटल हॉराइजेंटल। ठीक है, हॉराइजेंटल इवैल्यूएशन, हॉराइजेंटल डायमेंशन। इवैल्यूएशन की जगह पे अगर असेसमेंट भी आता है तो असेसमेंट हॉराइजेंटल डायमेंशन होगा। ठीक है, अब देखो इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड ये कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करता है अकॉर्डिंग टू ए जे निक्टो नाम है। इट इज कंसर्न विद द जजमेंट मेड ड्यूरिंग द डिजाइन।
जैसे जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम पे भी हम कर सकते हैं, और पूरे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी कर सकते हैं। क्यों करते हैं? टुवर्ड्स अ मॉडिफाइंग, फॉर्मिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोग्राम बिफोर इट इज़ completed. So modifying, forming and improving the program before it is completed. तो completed होने से पहले, ठीक है। फिर देखो पर्पस क्या है। It helps in motivation, prediction, diagnosis, guidance. बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोज करने के लिए हेल्प करता है। बच्चों को कोई असुविधा है इंस्ट्रक्शंस में तो गाइडेंस चाहिए। बच्चे डीमोटिवेटेड है तो मोटिवेशन करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और असेसमेंट चाहिए। प्रेडिक्ट करना है कि उनका फ्यूचर क्या होगा तो एवरीडे वही प्रेडिक्शन के बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस मटेरियल चेंज करने पड़ेंगे और बच्चों को जज करना पड़ेगा। तो एक डायग्राम आया, नाम क्या चेंज करने के लिए बोला, यहाँ पे हॉराइजेंटल लिखना है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी ना सारे ईयर्स का कंपैरिजन चलेगा। फर्स्ट ईयर में बच्चा 20% तक बढ़ा था, सेकंड ईयर में बच्चा 40 तक तो टच कर गया, 20 से 40 हो गया, थर्ड ईयर में 60 तक बढ़ गया वो बच्चा, और फोर्थ ईयर में देखो ना 80% वो लाना शुरू कर दिया। तो दैट मीन्स एवरी ईयर बच्चे ने मेहनत किया है और एवरी पॉइंट पे उसको गाइड किया गया सो दैट उसका परसेंटेज इतना हाइक हो रहा है। ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और असेसमेंट, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं असेसमेंट के, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अभी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो मैं ना बस येलो पॉइंट्स जितने हैं ना उसको देखते जाना, ठीक है। येलो पॉइंट्स को देखते जाना। ये कैरेक्टर्स आप चाहो तो फॉर्मेटिव में लिखो और सबमेटिव में लिखो, दोनों में एप्लीकेबल है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। एंड इवैल्यूएशन का क्वेश्चन भी आए तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल है, और असेसमेंट का भी क्वेश्चन आया तो एप्लीकेबल है। मतलब 4 क्वेश्चंस के में क्वेश्चंस के पॉइंट पे लिख सकते हो। तो ये दे रहा है विजिबल परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क, जो काम करने से रिजल्ट्स बाहर दिखेगा, विजिबल होगा, वो पॉइंट ये देता है, ठीक है। वैसे डाटा जनरेट करता है, ये असेसमेंट है। असेसमेंट फीडबैक देता है टारगेटेड पॉइंट को, टारगेटेड गोल को, आउटकम को, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट, एग्जाम्पल अभी नहीं लिखना है, वो अगर सेपरेट आया तभी आप करोगे, मैंने ऐसे भी बोला हुआ है। असेसमेंट नीड टू बी एडेप्टेबल टू स्टूडेंट सीटिंग। देखो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये बोल रहा है आज का सिचुएशन में जो लेसन प्लान, डिज़ाइन, करिकुलम, असेसमेंट जो भी कर रहे हो ना वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। जैसे कि बच्चे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग बैठे, नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करे, समझे चीज़ों को और हेल्प ले, ऐसा कर सके। और बच्चों के अंदर डिसीजन मेकिंग, एक्शंस, एप्लीकेशन, ये सारे चीज़ें फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इंटीग्रेटेड में पॉइंट देखते, येलो पॉइंट देखना। असेसमेंट आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू डे टू डे प्रैक्टिसेस। मतलब धीरे धीरे ना अपने लाइफ के डेली बेसिस पे जो वर्क होता है, स्पेसिफाइड वीक बेसिस, कैलेंडर बेसिस, तो जो काम है वो अपने लाइफ का, उसमें हम असेसमेंट को डालना चाहते हैं और डालते भी हैं। इंफॉर्मेटिव असेसमेंट आज के टाइम पे क्लियरली ये एक गोल और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। मतलब हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर नॉलेज, स्किल्स, रूटीनली बच्चों के जो अचीवमेंट्स हैं वो टारगेट तक हम पहुँचे। बच्चों को जो लर्निंग सीक्वेंस दिए गए हैं, लॉजिकल वेज दिए गए, उस पर हम काम करें, ठीक है। मल्टीपल मेथड्स भी हैं। तो असेसमेंट आपको बताता है कि असेसमेंट को जितना कंटिन्यू करोगे उतना ही स्पेक्ट्रम ऑफ स्ट्रैटेजीज बढ़ के आएंगे, बाहर निकल के आएंगे। मल्टीपल मेथड्स हैं यहाँ पे। असेसमेंट कंटिन्यूम शुड इंक्लूड स्पेक्ट्रम ऑफ स्ट्रैटेजी। स्टूडेंट शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज। यहाँ पे बच्चा नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करना, स्किल को समझाना, रिलेवेंट टास्क करना, प्रोजेक्ट करना, परफॉर्मेंस देना सीख रहा है। ऑथेंटिक परफॉर्मेंस देना ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी सीख रहा है। जैसे कि डिफरेंट इंटेलिजेंट है, माई स्टूडेंट हैव डिफरेंट इंटेलिजेंस, सो आई सी टू इट दैट आई डोंट फोकस ऑन ओनली वन वे ऑफ असेसिंग देयर लर्निंग। मैंने इसलिए आपको बोला और ये रिपीट भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का होगा कि मैम हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। तो जो बच्चे सोचो इंटेलिजेंट है वो यहाँ पे मौका ढूंढेंगे कि मैम ने एक्स्ट्रा बताया है तो इसको कैसे अरेंज करें।
जो बच्चे पढ़ चुके हैं और उनको लग रहा है कि इतना इजी टॉपिक को बार 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 क्यों पढ़ाया हो रहा है, तो यहाँ पे वेराइटीज ऑफ इंटेलिजेंट वाले पर्सन है, उनको हमें गाइड करना है, ना कि एक तरह से, हर एक तरह से, ताकि एग्जामिनेशन में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है। कम्युनिकेटेड, तो ये क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स है। मतलब देखो, कम्युनिकेटेड मतलब होता है ना, असेसमेंट करो या इवैल्यूएशन करो, जो भी मेथड का यूज़ करो वो प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर वे से होना चाहिए, ताकि सारे कम्युनिटी को पता चले कि हाँ, क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, कि पूरा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रहा है। बच्चों का अचीवमेंट, बच्चों का ट्रैकिंग, बच्चों का प्रोग्रेस ट्रैकिंग, बच्चों का इवैल्यूएशन सीट, ए टू जेड बच्चे के पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। ये टेक्निकली साउंड करता है बिकॉज स्टूडेंट्स के नीड एंड फेयरनेस जजमेंट के लिए बहुत एडजस्टमेंट एकोमोडेशन नीड होता है, बट ये टेक्निकली उसे हैंडल करता है। ठीक है, उसके इंटेलिजेंस के साथ। सिस्टमैटिक, बहुत ही सिस्टमैटिक वेल वे से, बैलेंस्ड वे से, इंक्लूसिव फॉर ऑल चाइल्ड, मतलब ऑल स्टूडेंट्स को ले रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्टेक होल्डर्स भी हैं। सपोर्ट इम्प्रूवमेंट एट ऑल लेवल, ये ऑल लेवल में इम्प्रूवमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब फेजेस ऑफ टीचिंग यहाँ पे नहीं लिखना है, बट हम लोग अपने लाइफ में हर एक लेवल में असेसमेंट और इवैल्यूएशन के पॉइंट्स को कंटिन्यू रखते हैं, इसलिए ये डायग्राम दिया गया है, बट इस पेज को आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो दो पेज है, दो पेज है, दो से और बता देती हूँ, हाँ बस दो पेज है, अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है। अब क्या है, अगर ये पूरा जानते हो, असेसमेंट अगर प्लेसमेंट हो, प्लेसमेंट मतलब क्या, बच्चे का स्किल्स के बेसिस में प्लेसिंग, कौन से काम में वो मास्टरी गेन किया है उसके बेसिस पे प्लेसिंग। ठीक है, इसको प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं। प्लेसमेंट रोल क्या है, प्लेसमेंट रोल ये चेक करता है कि आपका एंट्री रोल कैसा है, प्लेसमेंट रोल कैसा है, बिहेवियर कैसा है, आपका गोल क्या है, सीक्वेंस में काम करना, और आपको अपना पोजीशन डिटरमाइन करना कि आप कौन से इवैल्यूएशन के थ्रू इस पोजीशन में आए हो, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। डायग्नोस्टिक, यू नो दैट, बच्चों के प्रॉब्लम्स को जान के उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देना, उसको हैंडल करना, उस ग्रुप को सपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में बच्चे का जो स्किल, नॉलेज, सब कुछ है वो ऑलरेडी अचीव्ड रहता है, और अगर अचीव ना हो, अगर ये प्री पॉइंट पे चल रहा है कि हम बच्चों का इश्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसे हम देखते हैं। बच्चों को कौन सा स्किल चाहिए, कौन सा कोर्सेज चाहिए, कौन सा नॉलेज चाहिए, किस पॉइंट पे बच्चा वीक है, किस पॉइंट पे बच्चों का पोटेंशियल फैक्टर है, ये सारे पॉइंट्स हम डायग्नोस्टिक फैक्ट में चेक करते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जो डायग्नोस्टिक से जुड़े हैं। इंटरव्यूइंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को इंटरव्यू करना। डिस्कशन विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन, करियर्स के जो करियर्स हैं उसके साथ, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशनल प्रोफेशनल्स बनने हैं तो उनके साथ क्लोज कनेक्शंस, लिंक क्रिएट करना। सबमिटिव असेसमेंट ऑफ एनी प्रीवियस वर्क और टेस्ट रिजल्ट। देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट कब लेते हो, जब सबमिटिव टेस्ट कंप्लीट होता है तभी डायग्नोस्टिक आता है, ताकि प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके सोल्यूशन दे सको। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल टेस्ट भी होता है, सब्जेक्ट जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वो टेंशन ले रहा है या पॉइंट खराब हुआ है या फिर उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा, उस पर भी होता है। क्लोज मॉनिटरिंग प्रोसेस भी है, बच्चों का प्रोग्रेस को जानने के लिए, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके। ठीक है, क्या हम क्लियर? फॉर्मेटिव असेसमेंट अभी पढ़ के आए थे, फटाफट से कर लेते, क्लियर होगा। इट इज़ यूजुअली एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर। ये बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप में से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुआ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो उसको समझ के फीडबैक दूंगी, स्टूडेंट को दूंगी। ठीक है, आप किसको फीडबैक देंगे पढ़ाई के दौरान, मैम मुझे ये नहीं समझ आया, इस पॉइंट को और एक बार बोल दीजिए, तो ये फीडबैक टीचर के लिए है, मेरे लिए है। ऑन हाउ वेल द फॉर्मर आर लर्निंग द लेसन बीइंग टॉट। फॉर्मर मतलब स्टूडेंट,
स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मर होते हैं स्टूडेंट जो पढ़ते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और जो वहाँ पे सीखना चाहते हैं, तो वो पर्सन कैसे लेसन को क्या कर रहा है, आर लर्निंग, लेसन्स को लर्न कर रहा है जो कि उन्हें पढ़ाया गया है। ठीक है, इट यूजेस प्री टेस्ट, होमवर्क, सीट वर्क, classroom questions, and results of formative assessment are neither recorded nor graded. जो भी रिजल्ट्स आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में उसको रिकॉर्ड भी नहीं लिखा जाता और रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ना ही ग्रेडेड किया जाता है कि तुमको ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला, सी ग्रेड मिला, ना ही ग्रेड किया जाता है। इसको क्यों यूज़ करते हैं? बाकी इसको यूज़ किया जाता है आपको मॉडिफाई करने के लिए। कोई प्रॉब्लम है आपको पढ़ने में तो उस चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। एंड एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन और एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन, टीचर के तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है उसे भी मॉडिफाई करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ये चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन्फॉर्म्स द लर्निंग, इन्फॉर्म्स द लर्निंग। ठीक है, हैपन्स कंटिन्यूसली इन ए क्लासरूम एनवायरनमेंट, हमेशा चलता है, निरंतर चलता है। इन्वॉल्व बोथ टीचर एंड लर्नर, दोनों कंटिन्यूसली रिव्यू देते हैं, आप मुझे रिव्यू देंगे, मैं आपको रिव्यू दूंगी। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि हम दोनों का इंडिविजुअली कितना प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है, फिर देखो, प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव एंड इनकरेजिंग फीडबैक, ये हमें निर्माणकारी वाला और इनकरेजिंग, जिससे उत्साह बढ़े, ऐसा फीडबैक देता है। एंड इंडिविजुअल को अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, अपने लर्निंग के लिए इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और जहाँ पे गलत करे हो सेल्फ असेसमेंट करो, खुद को मॉडिफाई करने को ट्राई करो, खुद का बिहेवियर चेंज करो, कहाँ पे गलत हो, कितना सही करना है। अलाउ लेसन प्लान्स टू बी असेस्ड, मतलब देखो यहाँ पे टीचर कभी कभी गलत पढ़ा सकता है, ऑब्वियस वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमसे भी गलत हो सकते हैं। तो मैंने लेसन प्लान बनाया और उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया, बट अगर वो गलत जा रहा है और पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है तो लेसन प्लान को भी एसेस करना ज़रूरी है। तो लेसन प्लान को एसेस करना, एडजस्ट करना बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, टीचर को इंस्टेंटली बोलना कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स का समाधान तुरंत करना चाहिए, जिस पॉइंट पे डिफ़िकल्टी है उसको सल्यूशन देना। नेक्स्ट, अलाउ ए टीचर टू प्लान लेसन्स इन लाइन विद देयर पीपल्स एबिलिटीज़, यहाँ पे टीचर को अलाउ करना कि लेसन्स को लाइन अप करे ताकि बच्चों के एबिलिटीज़ के हिसाब से वो पढ़ सके। नेक्स्ट, इज एन एक्सेप्शनल एसेट टू मेंटेन इफेक्टिव, क्या हम अभी हम बच्चों को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या हम अगर एक्सेप्शनली एसेट करें, एसेट नहीं होगा एसेस होगा, सॉरी टाइपिंग एरर कर दिया मैंने, एसेस टू मेंटेन इफेक्टिव, अगर मैं ऐसे ही एसेस करूँ तो क्या ये इफेक्टिव होगा? ऑब्वियस ये बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि इससे लर्नर्स एंड टीचर दोनों मॉडिफाइड होंगे, दोनों का कैरेक्टर चेंज होगा, दोनों इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर वे से देंगे, कोई रिजिड पॉइंट नहीं है कि 1 साल तक वेट करना है, तुरंत आप मॉडिफाई करके खुद को चेंज कर सकते हो। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज्ड बाय, क्यों यूज करते हैं, ये वन काइंड ऑफ मेरिट्स हैं। ठीक है, ये सारे आपके मेरिट्स पॉइंट है, मेरिट्स पॉइंट को देखिए क्या क्या आ रहा है। तो क्या क्या है, चेकिंग टू सी इफ द होल क्लास इज श्योर अबाउट व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ दैम, देखो चेक करना है कि आप जो पूछ रहे हैं बच्चे कितने श्योर हैं, पूरे क्लास के बच्चे कितने श्योर है कि ये आप पूछ सकते हैं, तो क्विकली आंसर देंगे, क्विकली फीडबैक देंगे अगर उनको पता होगा। एंगेजिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को भी एंगेजिंग करना है, हैंड्स अप क्वेश्चंस में, जैसा होता है ना, अरे किसको आ रहा है बताओ, जल्दी से हाथ उठाना, वैसा वाला। वर्किंग अराउंड द क्लास टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, ऐसा नहीं है कि हमेशा ना एक जगह खड़े रह के पढ़ाओ, कभी कभी बातचीत करते हुए अच्छे पॉइंट्स के साथ, नॉर्मली एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, कुछ मजाक मस्ती करते हुए भी क्लास में इधर उधर घूमना चाहिए एज ए टीचर,
ताकि बच्चों के प्रॉब्लम्स आप फाइंड आउट कर सको। किसका हैंडराइटिंग ख़राब है, किसी का अगर हैंडराइटिंग ज़्यादा ख़राब है और मेंटल वो स्ट्रेस है ना, वो कॉपी में जो तो लिख के रखेगा, मतलब उसका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, गंदा करके रखेगा, फाड़ देगा, तो वहाँ पे आप जान सकते हो कि उसको बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ है। ठीक है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसे आप जैसे ही जाते हो हिलता डुलता है बहुत ज़्यादा, तो वो मान लो कि वो ओवर एक्टिव है। तो ओवर एक्टिव भी बहुत ही बर्डन क्रिएट करता है। बच्चा बहुत ज़्यादा फास्टर वे से जाना चाहता है बट उतना फास्टर ठीक नहीं है। उसे मॉनिटर करना, बच्चों का ऑल टुगेदर प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, गाइडिंग ए स्टूडेंट और हाउ क्लास थ्रू ए टास्क थ्रू मॉडलिंग इन हर टीचिंग। देखो हम कैसे पूरे क्लास को इतने सारे बच्चों को गाइड कर सकते हैं हमारे टीचिंग के मॉडलिंग के थ्रू। हम जब टीचिंग देते हैं ना, कभी बच्चों को हंसाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराते हैं, बच्चा का अगर मूड ख़राब है वहाँ पे वो चेंज हो जाता है, कभी बच्चा मॉडिफाइड हो जाता है तो इंस्ट्रक्शंस लेता है, तो इसके थ्रू हम मॉडलिंग करके बच्चों को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आया क्या, देखो कॉन्शियस को क्या लिख दिया आज मैंने, तो दैट इज़ द कॉन्शियस, मतलब यहाँ पे कॉन्शियस वर्ड अलग है जो साइंस के साथ है, साइंटिफिक पॉइंट से है। सो आप लोग वो गलत मत समझना, ये कौन साइंटिसियस है, मतलब सॉरी साइंसियस है। को साइंस होता है, कौन साइंस को साइंस हम बोलते हैं, कौन साइंसियस है ये, वो कॉन्सियस वाला पॉइंट नहीं है, ये कौन साइंसियस है। तो कौन साइंसियस एंड अप टू डेट मार्किंग इफ वर्क बाय पीपल्स। कॉन्सांसियस मतलब वही है कॉन्सियस पॉइंट पे करना। तो अगर वर्ड कंफ्यूजिंग लगे तो कॉन्सियस लिखो, मतलब चेतना युक्त करना, बच्चों को जागरूक करना, अवेक करना, ताकि बच्चे जो भी अपडेटेड करें, मार्किंग खुद को एनालिसिस करें, वो प्रॉपर वे से करें। ओपनली प्रेजिंग गुड वर्क डन इन द क्लास। अगर कोई भी बच्चा आपके क्लास में अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको प्रेज करो, ठीक है, ओपनली करो। देन रेप्रीमेंडिंग फॉर पुअर बिहेवियर इन द प्लेग्राउंड। देखो कोई बच्चा अगर प्लेग्राउंड में या क्लासरूम में भी खराब बिहेवियर करता है या फिर बिहेव अच्छा नहीं करता, तो उसको उसके बिहेवियर के लिए रिपीट करने के लिए बोलो उस टास्क को कुछ टाइम तक, ताकि वो सही कर ले। क्योंकि जब मेन एग्जाम्स में बच्चा फेल होता है तो फिर से 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, बट अगर फॉर्मेटिव में बच्चा फेल हो रहा है बार बार तो उसे हम सुधार सकते हैं। टेकिंग टाइम टू आस्क हाउ ए स्टूडेंट इज फीलिंग। देखो समय लो बच्चों के इंटरेस्ट को ड्रॉ करने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए, ताकि बच्चों के प्रॉब्लम्स को हम जान सकें, ठीक है, बच्चों के प्रॉब्लम्स को हम फाइंड आउट कर सकें। शोइंग एन इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट एज अ पर्सन नॉट जस्ट ए लर्नर। तो बच्चों के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब मैं जैसे आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, आप सबसे बात करना, आप सबसे एज ए पर्सन जानना, ऐसा मत समझो कि वो बस स्टूडेंट है। दे आर वेरी टैलेंटेड ऑल्सो, समटाइम्स दे डोंट फाइट फॉर एनीथिंग रॉन्ग, बट उनको अगर सपोर्ट किया जाए तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो उनको बहुत नीड होता है कि कोई हमें अच्छे से सुने, ना कि हमें पर्सन माने, ना कि लर्नर माने, स्टूडेंट मारे और मारपीट करे और डांटे हमेशा। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का इतने पॉइंट्स हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखो, डेंजर ऑफ बीइंग टू इम्पल्सिव और इम्प्रोवाइज। अरे ज़्यादा खुद को करेक्ट कर दोगे तो आप खुद ना ज़्यादा शो करना शुरू कर दोगे, तो ये भी एक टाइप का गलत होता है कभी कभी, कि हमेशा कहीं पे मतलब नेगेटिव देख लिया तो उसको सही करने चले गए, तो मे बी सामने वालों को अच्छा लग सकता है, नहीं लग सकता है, तो टू इम्पल्सिव ऑल्सो नॉट गुड। कैन बी डैमेजिंग टू पीपल्स सेल्फ इस्टीम। कभी कभी हम बार बार अगर बोलते हैं ना तुम यहाँ पे गलत है गलत है गलत है, तो वो ना ब्रेक हो जाता है कि हमेशा मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, तो मेरा जो अपना आत्मविश्वास है वो टूट जाएगा। Can be difficult to set and maintain rigid assessment standard if there is little or no paperwork to back it up। देखो हम कभी कभी क्या करते हैं कि बस क्वेश्चन आंसर करते हैं, पेपर वर्क बिल्कुल नहीं करते, तो एक रिजिड असेसमेंट स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाता है कि इससे बस बच्चों को गाली देने के लिए और बच्चों को
क्लासिफाई करके उनको बेइज्जत करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है। कैन लूज मीनिंग एंड इम्पेटस इफ यूज टू ऑफन, मैंने अभी जो बोला, ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो उसका जो रियल थॉट है वो गायब हो जाएगा। कैन बी इम्पोजिंग इफ द टीचर गाइड्स द क्लास टू मच ऑफन और इफ द क्लास रिलाइज ऑन द टीचर टू मच। देखो स्पून फीडिंग हो जाएगा, अगर हर एक पॉइंट पे गलत रहोगे और हर एक पॉइंट पे टीचर को पूछोगे और टीचर उसको हर एक पॉइंट को आपको बता देगा तो स्पून फीडिंग हो जाएगा। तो बच्चा खुद से कब गलत करके सीखेगा और एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। इट कैन समटाइम्स appear as if the teacher is favoring some students over others। कभी कभी क्या होता है ना, रिवार्ड्स जब दिया जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा फेवर किया जाता है, कुछ को कम किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से खुद को ज़्यादा बड़ा मानना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक फॉर्मेटिव का गलत है, क्योंकि सबमेटिव में क्या होता है ना कि साल में एक बार एग्ज़ाम होगा या साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, बट फॉर्मेटिव में रेगुलर बेसिस पे जब होता है तो आप हाईलाइटेड हो जाते हो, जो पर्सन सही कर रहा है तो वो हाईलाइटेड हो जाता है और वो मे बी एटीट्यूड वाला घमंडी हो जाए और मे बी खुद को कंट्रोल कर ले। बाकी बच्चे उससे जेलस हो सकते हैं, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, कुछ बच्चे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिव के पॉइंट्स हैं, जितना अच्छा है उतने से कुछ पॉइंट्स खराब भी है, ठीक है। क्या हम कहते हैं, जब सबमिटिव का क्वेश्चन आए तो सबमिटिव क्वेश्चन में आपको पहला कौन सा पार्ट लिखना है, असेसमेंट लिखा गया तो असेसमेंट का जितना आपको लिखने के लिए बोला गया, इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन दोगे, उसके कैरेक्टर्स कुछ लिखोगे, फिर उसके पॉइंट्स के बाद सबमिटिव एंड फॉर्मेटिव का हाईलाइट करोगे, उसका कंपैरिजन दोगे, डायग्राम दोगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है सबमिटिव तो सबमिटिव लिखना शुरू, क्वेश्चन में दिया है फॉर्मेटिव तो फॉर्मेटिव लिखना शुरू। इफ असेसमेंट ना लिख के इवैल्यूएशन लिख रहा है तो इवैल्यूएशन से स्टार्ट होगा, ना कि असेसमेंट से स्टार्ट होगा। और जो कैरेक्टर्स असेसमेंट का बोला गया आपको 21st सेंचुरी का, वो सबके लिए सेम है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड आपका नॉर्मल असेसमेंट, ठीक है। तो आप सबमिटिव असेसमेंट में पॉइंट देखो। सबमिटिव असेसमेंट, this is the type of assessment is undertaken to determine students achievement। ये बच्चों का अचीवमेंट देखता है, क्योंकि 1 साल के बाद होता है, इससे पास और फेल होते हैं बच्चे, है ना। हम इससे ग्रेडिंग करते हैं या प्रोमोट करते हैं, बच्चों का नॉलेज चेक करते हैं फ्रीक्वेंटली, बच्चों का कॉग्निटिव नॉलेज और एक्सप्रेस थ्रू द टेस्ट स्कोर। बच्चों को हम एग्जामिन करते हैं, उसका टेस्ट स्कोर क्या होगा, वो कैसे लिखेगा कॉपी में, किस तरह से पढ़ेगा, ऐसा। Results of summative assessment can be utilized not only for judging students' achievement but also the effectiveness of the teacher and the curriculum। ये जो summative assessment का results हैं, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं नॉट ओनली फॉर जजिंग स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट्स को जज करने के लिए नहीं, टीचर्स ने इफेक्टिवली करिकुलम को पढ़ाया है कि नहीं, प्रॉपर वे से पढ़ाया है कि नहीं, उसे भी जांच करने के लिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो एक एक लाइन वाले। सबमिटिव असेसमेंट क्या करता है, सम बोला था ना, सम मतलब होता है एडिशन, एड ऑन, एड ऑन, जैसे एक बार डाटा खत्म हो गया तो फिर से डाटा ऐड करते हो ना, वैसा टाइप का। ये सम अप करता है, टोटल को सम अप करता है, मतलब जितना भी लर्निंग करो सबको ऐड कर देगा और एट ए टाइम लास्ट में एग्जाम करेगा। कैरीड आउट बाय बोथ सब्जेक्ट टीचर एंड बोर्ड ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, ये दोनों करते हैं। और ये कब होता है, एट द एंड ऑफ द यूनिट, सेमिस्टर, स्कूल ईयर और व्हेन द पीपल इज अबाउट टू लीव द स्कूल, जब बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़े। मेक्स जजमेंट रिगार्डिंग पीपल्स प्रोग्रेस, यहाँ पे हम जजमेंट देते हैं बच्चों के प्रोग्रेस के लिए, बच्चों का परफॉर्मेंस चेक करते हैं नेशनल स्टैंडर्ड के साथ, बच्चे सारे बच्चों में कितना अच्छा करें, इस वजह से ये नेशनल स्टैंडर्ड बन गया। प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द पीपल्स अटेनमेंट एट द एंड ऑफ क्रूशियल स्टेज इन देयर एजुकेशन, यहाँ पे ओवरव्यू दिया जाता है बच्चों के अटेनमेंट में, क्रूशियल स्टेजेस में एजुकेशन कैसे ले रहे हैं बच्चे, वो टास्क को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर किया जाता है टेस्ट एग्जाम, कॉमनली रिटन एंड
ओरल से ज़्यादा रिटन में ही होता है, रिटन होगा या प्रैक्टिकल होगा, बट ओरल इसमें कम होता है। एंड इट कैन बी यूज टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द होल स्कूल, ये पूरे स्कूल का, ग्रुप का और पूरे एक एक बच्चे का परफॉर्मेंस को जज करता है, नॉट सॉरी, एक एक बच्चे का नहीं करता, एक एक बच्चे का फॉर्मेटिव करता है, होल ग्रुप का, मतलब एक बैच में जितने बच्चे हैं सारे बच्चों का ये जज करता है एट ए टाइम। एट ए टाइम याद रखना, एक एक बच्चे का प्रोग्रेस इंडिविजुअली जज कर रहे हो, वो आपका फॉर्मेटिव है। ड्रॉबैक्स ऑफ सबमिटिव असेसमेंट, क्या है ड्रॉबैक्स? नेगेटिव पॉइंट्स दिखा रहा है। अटेनमेंट लेवल्स आर रिजिड, नॉट यूजुअली ओपन टू रिव्यू एंड द ग्रेड अचीव्ड इन इरफुटेबल। ठीक है, जो भी अटेनमेंट लेवल है, मतलब मुझे इस लेवल में इतना नॉलेज सीखना चाहिए जो कि मेरे काम आ सके, पर उससे कहीं गुना ज़्यादा दिया जाता है या कभी कभी बहुत ही रिजिड हो जाता है, समझ नहीं आता। तो यूजुअली इसके ऊपर काम करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए, नहीं तो ये कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। देन एग्जाम्स कैन ओनली असेस पीपल परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जब, वो बच्चों के परफॉर्मेंस को जज करते हैं ऑन दैट डे, रिगार्डलेस परफॉर्मेंस लेवल आउटसाइड द एग्ज़ाम सिचुएशन को ये जज नहीं करता। एक बच्चा आपके सामने बैठा है, बहुत ही आराम से एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम दे दिया, ख़त्म हो गया, आप उसके कॉपी को देखते हैं और रिजल्ट देते हैं कि जस्ट पास हुआ, बट उसके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जब वो बाहर गया और डिफरेंट वर्क्स के साथ जुड़ा तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स एजुकेशन में वो अच्छा नहीं है, बट बाकी पॉइंट्स पे, बाकी सब्जेक्ट्स में वो बहुत ही अच्छा है। पुअर परफॉर्मेंस इन एन एग्जाम कैन मेक स्टूडेंट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। एक बच्चा स्टार्टिंग पीरियड में बहुत ही गधा था, कमज़ोर था, पुअर परफॉर्मेंस दे रहा था, बट जैसे एक साल हो गया, उतना पढ़ाई किया तो उसके एग्ज़ाम्स अच्छे गए। ठीक है, और जो एजुकेशन सिस्टम में ओपिनियन वाला पॉइंट आता है बहुत लोगों का, वो कम हुआ। रैंकिंग स्केलिंग पीपल्स कैन बी डैमेजिंग टू देयर सेल्फ एस्टीम, बार बार आपको रैंक देना, बार बार आपको स्केल देना, ये बच्चों के लिए, बच्चों के विश्वास को तोड़ रहा है। National exams carry great stress and pressure that can be overwhelming for many students. देखो, बहुत सारे नेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे अभी भी नेशनल एग्ज़ाम्स आप लोग जैसे उड़ीसा स्टेट के लिए एग्ज़ाम दोगे, आपने सेंट्रल के लिए दिया था, सीटेट दिया था, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में क्या आप बोल सकते हो सिर्फ आप ही अच्छा किए हो? नहीं, यहाँ पे हम परफॉर्मेंस सबका देख रहे हैं। अगर कुछ भी प्रेशर आया ना, प्रेशर की वजह से बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, एग्जाम्स खराब होते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। जब छोटा एग्जाम होता है ना तो डर कम लगता है, जब बड़ा एग्जाम होता है डर ज़्यादा लगता है। मेनी स्टूडेंट पिन देयर फ्यूचर प्लान्स ऑन गेनिंग गुड ग्रेड्स। सो बहुत बच्चों का प्लानिंग इसमें रहता है कि उनको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स होंगे और उसके ऊपर वो फ्यूचर प्लानिंग करेगा, बट उसके बाद रिजल्ट्स ख़राब निकल जाते हैं। बोलते क्या है, हमें सब था, हमने लिखा था बट नहीं आया। तो क्या होता है ना, कभी कभी प्रेशर, कभी कभी पेपर गुम हो जाना, कभी कभी एग्जामिनर कॉपी ना चेक करना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। स्कूल बेस्ड सबमिटिव असेसमेंट जो स्कूल में होता है, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें टीचर को बहुत काम करना पड़ता है, और टीचर्स को फिर हाई स्टैंडर्ड्स वाले क्वेश्चन पेपर भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं बच्चों के लिए। Inexperienced teacher may find marking papers and tests difficult and may be too harsh or generous when awarding grades. देखो, जो एक्सपीरियंस नहीं है जिन टीचर का, वो क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं पेपर को कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट वे से, और जब अवार्ड्स देते हैं उस टाइम पे भी सबको परेशान करते हैं, हार्श मोमेंट क्रिएट करते हैं अवार्डिंग में। ठीक है, और ये टू डिस्टिंक्टिव मेथड कल ही आप पढ़ चुके थे, तो और नेसेसरी नहीं है। ऑलरेडी मैं ये पॉइंट्स आपको बोल चुकी हूँ कि प्लेसमेंट असेसमेंट है तो आपको पोजीशन मिलेगा, ये डिटरमाइन करता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को कौन सा जगह मिला, प्लेस मिला, पोजीशन और रैंक मिला। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है, और याद रखना प्लेसमेंट असेसमेंट एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ताकि बच्चों का पोजीशन आप पहले से जान सको और उसके बेसिस पे बच्चों को प्रिपेयर करवा सको।
फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है, डायग्नोस्टिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है, सबमेटिव एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है। सब बता दिया कौन से टाइम पे क्या होता है। ठीक है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। और ENU के सेकेंड यूनिट का पोर्शन, जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन था, शॉर्ट तो 2-4 है बट लॉन्ग क्वेश्चन पूरा खत्म, पूरा यूनिट का खत्म। अभी एक ही पॉइंट है कि कुरुक्षेत्र का फर्स्ट यूनिट पूरा खत्म। ठीक है, आपको आगे जाना है, सबको आगे जाना है। सो इतना पोर्शन पहले कंप्लीट कर लीजिए।